हेलो बच्चों, अब हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि हम लोग किसी भी मटेरियल को डिपेंडिंग ऑन देयर कंडक्टिविटी 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें एक सुपर कंडक्टर नाम का भी प्राणी होता है, लेकिन उसकी थियरी बिल्कुल अलग है, तो आप अभी उसके बारे में बिल्कुल भूल जाइए। कंडक्टर कैसा होता है? कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, ये सब कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, यानी कि देखिए इनकी रेजिस्टिविटी रो इनका बहुत ही कम है। और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी और इंसुलेटर्स की ज़्यादा होगी, जैसे ग्लास, माइका, पीवीसी, रबर, इन सब की आप देख रहे हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी वेरीड ओवर ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, ऑप्टिकल एक्साइटेशन एंड इम्प्योरिटी कंटेंट। तो जनरली कोई कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसकी कंडक्टिविटी फिक्स रहती है, टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, वो अलग बात है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ना सिर्फ टेम्परेचर से बल्कि ऑप्टिकल एक्साइटेशन मतलब आप उस पर लाइट डाल रहे हैं, लाइट डालने से भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती या घटती है। उसमें आप कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उससे भी उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है। और चेंज भी देखिए कैसे, इट कैन बी वेरीड ओवर ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि कंडक्टिविटी उसकी सपोज 10 टू द पावर 2 है तो ये बढ़ करके 10 टू द पावर 6 या 10 टू द पावर 10 भी हो सकती है। इतना वेरिएशन होता है। तो ये जो वेरिएबिलिटी होती है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी में, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। दिस वेरिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेक्स द सेमीकंडक्टर्स नेचुरल चॉइसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखें तो रेजिस्टिविटी जो है या रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर्स का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा ना कि रो एट टेम्परेचर टी दिस इज इक्वल टू रो एट टेम्परेचर टी नॉट इंटू कुछ होता था 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये सब मैंने पढ़ाया था जब हम लोग करंट वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी तो टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। इंसुलेटर का क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस वैसे ही इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर के साथ और क्या बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ घटता जाता है। इस डायग्राम में तो दिखा दिया है कि लीनियरली घट रहा है, लेकिन ये लीनियरली नहीं एक्सपोनेंशियली घटता है। ये डायग्राम उतना सही नहीं है, एक्सपोनेंशियली घटता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है 2002 का, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड ए सेमी कंडक्टर, क्या हो जाएगा, कंडक्टर का तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और सेमी कंडक्टर का डिक्रीज करेगा। तो सी ऑप्शन सही है। अब सेमी कंडक्टर्स कैसे होते हैं? कुछ तो होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, मतलब वो एलिमेंट के बने हुए, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम का हो गया। कुछ होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जैसे इनऑर्गेनिक अगर आप कंपाउंड लें CDS या गैलियम आर्सेनाइड, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जो सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं। तो जनरली हम लोग इन्हीं दो का यूज़ करते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये सब CDS, गैलियम आर्सेनाइड, इन्हीं सब का यूज़ करके सेमीकंडक्टर सर्किट्स बनाया जाता है।
अब इसको अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो देखिए कहाँ कहाँ दिखता है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहाँ होते हैं, कॉलम 4, जो ग्रुप 4 होता है पीरियोडिक टेबल का उसमें होता है। तो ये हो गया एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे बाइनरी कंपाउंड हो गया जो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 का मिलाकर के बनता है, ये भी सेमीकंडक्टर होता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ग्रुप 2 और ग्रुप 6 का मिलाकर बनते हैं, तो ये सब भी सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कोई भी कॉलम 4 या ग्रुप 4 का एलिमेंट हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं डायमंड लैटिस स्ट्रक्चर। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, जो एक FCC होता है जिसके साइड में एक और एटम आ जाए तो उसको डायमंड लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। FCC होता है या BCC होता है, पता नहीं, जो भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं है केमिस्ट्री। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं डायमंड स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि 4 नियरेस्ट नेबर्स होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिलिकॉन मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो इसके 4 नियरेस्ट नेबर हैं। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी कि n=3 वाला जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सिलिकॉन है ये अपने नेबरिंग एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, और मेटल्स होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जनरली कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग की खासियत क्या होती है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का अपना प्रॉपर्टी नहीं रहा, ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, शेयर्ड प्रॉपर्टी हो गया। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है लैटिस में एट लो टेम्परेचर और एट 0 केल्विन। सो मटेरियल बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, बिहेव्स एज एन इंसुलेटर होगा यहाँ पे। तो 0 केल्विन पे या लो टेम्परेचर पे जो भी सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कंडक्टिविटी के लिए तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कंडक्टिविटी नहीं होगी। और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देखा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेट्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स विद इन एटम्स। ये मान लीजिए कि 2s एनर्जी लेवल है, ये 2p एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो बीच में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं ना। एनर्जी लेवल ये हो गया, एनर्जी लेवल ये हो गया, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉरबिडन स्टेट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। तो अगर इंडिविजुअल एटम है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं। एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, दोनों बहुत ही दूर दूर है, तो दोनों के एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट होंगे, इस तरह के होंगे। एंड लार्ज गैप्स एग्जिस्ट इन द एनर्जी स्केल इन विच नो एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 एनर्जी लेवल हैं जिनके बीच में कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में आप 2 एटम को आसपास ला रहे हैं, तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन होता है वो ओवरलैप करने लगता है। तो इन अ सॉलिड द वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेबरिंग एटम्स ओवरलैप, so the discrete energy levels of isolated atom spread into band of energy। तो जब तक एटम दूर दूर था इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल डिस्क्रीट थे। अब जैसे ही आप इन दोनों एटम को पास पास ला रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनका जो वेव फंक्शन होगा, क्वांटम फिजिक्स में आपने देखा होगा हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव फंक्शन होता है जिसको शाई से भी डिनोट करते हैं, तो वो वेव फंक्शन ओवरलैप करने लगेगा, एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा, वेव फंक्शन इंटरफेयर करेगा। साथ ही साथ ये भी होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आसपास आएंगे तो एक प्रिंसिपल होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, दोनों को अलग अलग क्वांटम नंबर में रहना पड़ेगा। तो उसके कारण जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्रेड आउट कर जाते हैं, एनर्जी बैंड बन जाता है।
अब ये सब चीज़ें जो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ, जनरली अब मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में जेईई मेंस में बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। अब वो लोग सीधे डायोड सर्किट पे ही आते हैं। लेकिन अब ये बुक में है, एनसीईआरटी में है और थोड़ी सी थ्योरी आपको जाननी भी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको करा रहा हूँ। जनरली मैं आजकल देख रहा हूँ कि इन सब थ्योरी पर बहुत ही डीप या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। तो एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं? सिलिकॉन का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं क्या है, 3s2 3p2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कितने हैं? आप जानते हैं कि जो 3s2 है और जो p वाला होता है उसमें कितने हो सकते हैं? उसमें 6 हो सकते हैं। ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि जो p सब शेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। है अभी कितने? 2, यानी कि पॉसिबल प्लेसेज कितने हैं? 2 हो गए s वाले और 6 हो गए p वाले, यानी कि टोटल 8 पॉसिबल प्लेसेज हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, यानी कि अगर आप n एटम्स लेंगे तो n एटम्स में आपको 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे। तो एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं 8n और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? 4n, यानी कि जब एटम्स को आप मिलाइएगा तो जो नीचे वाले एनर्जी में जो 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भर देंगे, ऊपर वाला जो 4n लेवल्स है वो खाली रह जाएगा। देखिए कैसे होगा ये। इनिशियली जब एटम्स दूर दूर हैं, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, आइसोलेटेड एटम्स हैं, तो L=0 किसका होता है? S का होता है। L=1 P का होता है। तो देखिए 2n स्टेट्स हैं L=0 में, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n। L=1 यानी कि जो P वाला सबशेल है उसमें 6n स्टेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n, यानी कि टोटल nth सेल में, या यहाँ पर आप कहिए कि थर्ड शेल में आपके पास 8n अवेलेबल स्टेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n, यानी कि आधा जगह खाली है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे 2 एटम को आप पास लाएंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे और स्प्लिट करके एनर्जी बैंड्स बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से बनाएंगे। अब ये डरावना सा फिगर है लेकिन बहुत ही आसान है। आप इस साइड से स्टार्ट करिए। रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ एटम्स इधर ज़्यादा है, यानी कि जब एटम्स दूर दूर हैं तो इधर कहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2n इलेक्ट्रॉन्स 2n स्टेट्स, 2n इलेक्ट्रॉन्स 6n स्टेट्स, ये हो गया। अब जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटता जा रहा है, आप इधर आ रहे हैं, तो देखिए जो सिंगल एनर्जी लेवल था वो स्प्लिट कर गया, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, ये कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। तो अल्टीमेटली क्या बना? इस लेवल पे आइए जो एक्चुअल स्पेसिंग है, इस जगह पर जब आप आइएगा तो आप देखेंगे कि एक एनर्जी बैंड ये ऊपर में है यहाँ पर, एक एनर्जी बैंड ये नीचे है यहाँ पर। इस एनर्जी बैंड में नीचे वाले में कितने स्टेट्स हैं? 4n स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जितने पॉसिबल स्पेस है, जितनी जगह है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है, यानी कि ये वाला जो एनर्जी बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड हो, तो ये हो गया वैलेंस बैंड। अब ऊपर आइए, यहाँ पर है 4n स्टेट्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। तो ये वाला जो एनर्जी बैंड है ये कंप्लीटली वेकेंट है, बिल्कुल खाली है। 4n कुर्सी आपने लगा कर रखी, एक भी गेस्ट नहीं आया, तो ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो बहुत ऊपर नीचे उछल कूद कर सकता है, उसके लिए बहुत सारा पॉसिबल वेकेंट स्पेस है। तो ऊपर वाला जो बैंड हुआ ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये हुआ वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं बैंड गैप, जिसको हमने यहाँ पर Eg से डिनोट किया है। और इस रीजन को कहते हैं फॉरबिडन रीजन या फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा नीचे वाले बैंड में जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा यहाँ पर, बीच में हवा में लटक नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो नीचे यहाँ होगा वैलेंस में या कंडक्शन में होगा। तो ये जो हमने थियरी बताई है ना, ये हर तरह के सॉलिड के लिए होता है, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, या वो सेमीकंडक्टर हो। ये जो डायग्राम है वो सब में चलता है, सब के लिए एप्लीकेबल है।
हाँ, बस अंतर ये होता है कि जो बैंड गैप है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। मैं आगे भी बताऊंगा कि अलग अलग केसेज में कंडक्टर में कैसा एनर्जी बैंड बनता है, इंसुलेटर में कैसा बनता है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये मोटा मोटा सब में ऐसा ही होता है, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सब में ऐसा ही बनता है। ये दिखा रहा है कि रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी ऐसे बढ़ रहा है, सेपरेशन ऐसे बढ़ रहा है। ये वाला जो जोन है ना, एक्चुअल स्पेसिंग, मतलब एटम में इस जोन में आप काम कर रहे हैं, इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे आप काम कर रहे हैं। और ये सब तो आप देख रहे हैं, इनर शेल है, मिडिल शेल है, n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 आउटर शेल हो गया, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और जो इनर वाला शेल होता है ना, उसमें देखिए उतना स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स नहीं होता है। ये तो इनर कोर हो गया। इसमें स्प्लिटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो एटम जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन्हीं की एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होता है। अंदर जो है ना n=2 या n=1, ये सब तो इनर शेल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर छुप कर बैठे हैं। तो ये जो अंदर छुपकर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनके एनर्जी लेवल में कोई स्प्लिटिंग नहीं होता है। बाहर जो n=3 आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग होकर के देखिए क्या हुआ, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स ऑफ सिलिकॉन एटम, जब एटम रहा तब तो ऐसा डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हुआ, ये रिप्लेस हो जाता है किससे? एनर्जी बैंड से। सिलिकॉन क्रिस्टल में जब एक सॉलिड बनता है तो फील्ड लोअर बैंड देखिए यहाँ पर है, हाईएस्ट नियरली फील्ड बैंड जो है जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और ये वाला जो एम्प्टी है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। और अभी मैंने कहा था कि दुनिया के जितने भी सॉलिड्स हों, चाहे वो मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, हर सॉलिड जो है वो इस तरह का एनर्जी बैंड बनाता है। मेटल्स में देखिए क्या होता है, मेटल्स में दो केस हो सकता है, या तो वैलेंस बैंड फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड हो। पार्शली फिल्ड होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पार्शली फिल्ड है, यानी कि जगह उसको काफ़ी मिल गया है उछल कूद करने के लिए, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो मेटल्स में एक तो ये केस हो सकता है, या दूसरा ये केस हो सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये ऊपर भी जा सकते हैं, तो इनको स्पेस मिल गया मूवमेंट के लिए। कंडक्टिविटी देखिए इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह है कि नहीं। तो अगर पार्शली फील्ड है मेटल में तो भी जगह मिल गया, अगर दोनों में ओवरलैप हो गया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो भी इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए ये जगह मिल गया, तो मूवमेंट हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन इंसुलेटर में देखिए क्या होगा, ये फील्ड लेवल्स हैं, सब नीचे हैं, ये वाला कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब ये तो कम्प्लीटली फील्ड है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है भी, लेकिन बेचारा ये मूव करके कहाँ जाएगा, इसको तो जगह ही नहीं मिल रही है ना। कि मान लीजिए कि आपने एक रूम में 50 कुर्सी लगा दी और 50 गेस्ट को भी बैठा दिया और कोई जगह नहीं है, तो अब ये गेस्ट इधर उधर तो मूव नहीं कर सकते हैं ना। मैक्सिमम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके वहाँ जाएगा, तो वहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को इसकी जगह आना पड़ेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, दूसरा यहाँ से आया, तो इससे तो कोई करंट का फ्लो हुआ नहीं। तो वैलेंस बैंड में क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है भी तो उससे कंडक्टिविटी नहीं आती है। और कंडक्शन बैंड देखिए इंसुलेटर में कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कुर्सी खाली है लेकिन मेहमान ही नहीं है। वैलेंस बैंड में क्या हुआ कि कुर्सी भी है, मेहमान भी है, लेकिन बिल्कुल एकदम ठूंस दिया है आपने, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना है, ईजी है, जो ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी देखिए सेम लॉजिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सब के सब कम्प्लीटली पैक्ड हैं, मूवमेंट करने की कोई जगह नहीं है। और ऊपर में जहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये है टिपिकल बैंड स्ट्रक्चर एट 0 केल्विन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 0 केल्विन पे या लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में होता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी किसी का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। और कंडक्टर में तो आप जानते ही हैं कि ओवरलैप हो सकता है या पार्शली फिल्ड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज
इंसुलेटर। दूसरा क्वेश्चन 2003 जेई का लेते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। आप कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। टेम्परेचर को घटाइएगा तो कॉपर क्या है, कंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस कॉपर का घटेगा। तो कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। जर्मेनियम का इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो जो वो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो सही ऑप्शन है सी। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर घटेगा। कॉपर एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। लेकिन जो जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा।